नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी जो है हर हालत में हम सिलेबस कंप्लीट ही करा देंगे। ठीक, ऐसा नहीं समझिएगा कि यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बराबर लायबिलिटी है हमारी। जितनी ऐप के बच्चों के लिए उतना ही आपके लिए भी। तो अभी तक हम लगातार मैराथन कर रहे थे और इस बीच आपके लिए कुछ छुट्टियाँ भी शुरू हो रही है। तो ऑब्वियस है कि आपकी शेड्यूल ना गड़बड़ हो, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो इस कारण से हम लोग जो है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्टैट्स को लेकर के कि सर जो स्टैट वाले ये पोर्शन है उसको आप करा दीजिए, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रहा है, उसमें परेशानी हो रही है हम लोगों को। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि आपके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कोई कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा बड़े वाले कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन किए गए हैं उस सभी टॉपिक से आपके थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको सेंट्रल टेंडेंसी है तो सेंट्रल टेंडेंसी को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपको जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कोरिलेशन से, डिस्पर्सन से, आपको लॉरेंज कर्व से, आपको गाइफ से, ये सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या फिर आप कहें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है और भी आपको ये देखने को मिलेगी, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, केवल डेटा पुट कर देना है तो आसानी से निकाल सकते हो। इस कारण से वहाँ भी आपको 2024 में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा है, 2023-24 में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन से जो है आपको निकालना है। तो वैसे सारे क्वेश्चन को, सारे बातों को हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे और देखेंगे। ये आपके टॉपिक पे जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, क्योंकि अब जो है आपके पास समय बहुत कम है, तो आप जो है ये इसको एक बार आप 2x पे या फिर जैसे भी हो आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा कि क्या पता अगर यहाँ से क्वेश्चन बने और क्वेश्चन छूटेंगे तो फिर आपको बाद में अफसोस हो। तो ये आपको जो है नहीं करना है, ये आपकी जो है अफसोस वाली बातें नहीं रह जानी चाहिए कि सर 2-4 क्वेश्चन और सही हो सकता था। आइए हम चलते हैं आज के ये क्लास में शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम से। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम के पहले जो है थोड़ी सी हमारी बातें यहाँ पर सुन लीजिए, ताकि आपकी बेसिक्स, मुझे पता है कि सारे बच्चे जो है मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के नहीं हैं, सारे बच्चे जो है मैथ से अवेयर नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इन क्लासों में मैथ ज़रूर आपने देखा होगा, वहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी देखा होगा। अब जब भी बात होगी तो आप डेटा कलेक्शन करते हो। अब इस डेटा में आपको देखिए, जो भी कोई अगर आपके पास स्टैट्स आए, डेटा आए, तो वो डेटा कितने तरीके से होंगे। ये डेटा के अंदर जो है अगर इसकी बात होगी तो ये डेटा कितने तरीकों को आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ध्यान से हमारी बातें अब आप सुनिएगा अब, ताकि चूंकि ये मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है इस कारण से आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट मैं कोशिश करूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको सारी बातें मैं समझा दूं। अब कोई भी आप अगर डेटा लेते हो, लेते क्यों है भाई, हम जो है सर्वे के लिए ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में, ज्योग्राफी में कहीं सर्वे करने जाते हो तो कोई भी अगर आपको आउटकम चाहिए तो आप डेटा को लेते हो। अब उस डेटा में या तो आपके आंकड़े ऐसे हो सकते हैं, आपने 10 स्टूडेंट पे आपने जो है सर्वे किया, आपने 10 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया और उनकी जो है मार्क्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं। कोई बच्चा आ रहा है 10% ये 10 नंबर लेकर के, कोई 12 नंबर लेकर के, कोई 11 नंबर लेकर के, ये 20 नंबर के ये मार्क्स 20 नंबर के जो है आप देखोगे एग्जामिनेशन हुए हैं और उसमें उनकी ऐसे नंबर आ रही है। या कोई 3 नंबर वाला भी है, कोई 5 नंबर वाला भी है, कोई 2 नंबर वाला भी है, फिर किसी का और भी 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह जो है 10, ऐसे आपके मार्क्स आए हैं। ये टेस्ट हुआ है 20 नंबर का 10 स्टूडेंट का, ऐसे डेटा आ सकते हैं। इस तरह के डेटा को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। मैं इसीलिए सारा बात ये लिखते जा रहा हूँ कि जो भी
मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूं या आपके एग्जामिनेशन में आए तो आपको परेशानी ना हो, तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। यह आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, यह व्यक्तिगत श्रृंखला है आपकी। तो पहले तो डेटा एक तो ये इस तरह का दे सकता है, दूसरा जो है आपके पास डेटा आ सकता है, दूसरे डेटा का फॉर्म हो सकता है कि यही डेटा जो है आपको इस तरह से ये ग्रुप में दिया हो। अब देखिए इसी डेटा को अगर हम लिखें तो इसमें आपको ये 2 था, फिर 3 था, 4 था, 5 था, फिर उसके बाद 5 के बाद आप देखोगे इसमें 9 था, फिर ये आपका 10 था, 11 था और ये 12 था। यह जो है आपके पास ये डेटा थे, नंबर थे, लेकिन यहाँ पर जो डेटा आपको दिया गया था इसमें देखो 2 हो सकता है कि एक से अधिक बार हो, 3 हो सकता है कि एक से अधिक बार हो, 4 हो सकता है एक से अधिक बार हो, तब आपको फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिलेगा। आपको जो है फ्रीक्वेंसी इसके साथ लिखा हुआ मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी में जैसे देखो 10 एक बार आया है तो 10 के सामने 1 लिखा होगा, 12 जो है पूरे में, अच्छा 10 2 बार आया है तो 2 लिखा होगा, 12 पूरे में जो है 1 बार आया है 1 लिखा होगा, 11 पूरे में 1 बार आया 1 लिखा होगा, 9 जो है पूरे में आप 1 बार आया 1 लिखा होगा, 5 पूरे में 1 लिखा होगा, 4 पूरे में ये 1 बार तो 1 लिखा होगा, 3 देखो पूरे में 2 बार 2 लिखा होगा, 2 एक बार तो 1 लिखा होगा। अब ये फ्रीक्वेंसी, ये डेटा आपको दिया रहेगा। यहाँ तक देखो, इसको ऐड करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 6 2 8 9 और 10, यानी 10 लड़कों के यह जो है सर्वे, ऐसा भी डेटा आपको दे सकता है इस फॉर्मेट में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको खंडित डेटा कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो यह जो है आपको ये ऐसा हो सकता है कि यह जो है आपको डिस्क्रीट डेटा सीरीज दे सकता है। अब जो है मान लीजिए एक तो ये तीसरा तरीका ये हो सकता है आपके डेटा देने का। कोई भी डेटा अगर आपके पास है तो आपने देखा होगा ऐसे लिखा होगा 10 से 15 के बीच आने वाले, 15 से 20 के बीच आने वाले, 20 से 25 के बीच आने वाले। यहां पर देखिए 10 से 15, 15 से 20, 20 से आपको 25, फिर 25 से आपका 30, फिर 30 से जो है आपको 35, 35 से आपका जो है 40। ये आपको ऐसे दिया रहेगा और फिर जो है आपको इसका भी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। यहाँ पर इसके लिए भी जो है आपको फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे। इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल दिया रहेगा और ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। मान लीजिए 2 1 3 2 1 2 ऐसा फ्रीक्वेंसी दिया रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं, तीसरे वाले जो फॉर्मेट है बाबू, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में दे सकता है। डेटा कितने रूपों में दे सकता है, 3 रूपों में आपका डेटा दे सकता है। और यह जो है तीनों, अब यहां पर देखिए जब भी हमको अब डिराइव करना हो डेटा की बात, तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। डेटा को ग्रुपिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। अब इस डेटा में अब देखो ये कंटिन्यूअस सीरीज में भी आप देखोगे ना, तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होता है। एक तो ये ऐसा हो सकता है कि ये 10 से 15, 15 से 20, और दूसरा ये हो सकता है, तो देखो 15 दोनों में इंक्लूसिव है ना। दूसरा हो सकता है कि यह जो है 10 से 14 और यहाँ से 15 से फिर 19, फिर ये 20 से 24 ऐसा हो सकता है। तो 2 तरीके से ये, लेकिन वहाँ पर वो आपके एग्जाम के पर्पज से नहीं है, बट इतना ये आपको समझना है। तो आपको डिस्क्रीट सीरीज और यह कंटिन्यूअस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज, ये 3 देख लिए। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो। यह जो है आप इसमें आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, आप CF निकालते हो। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता निकालने का मेथड कैसे है, आप देखिए कैसे निकालते हो। संचयी का मतलब होता है एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, आप कम्युलेट करते जा रहे हो। इसमें 2 तक आने वाले 1, अब देखो 3 तक आने वाले में 2 तो ये, 1 तो ये और 2 ये मिल करके क्या होगा 3। 4 तक आने वाले में पीछे वाला पूरा जोड़ लो, 1 और 2 3 और 1 4। फिर यहाँ पर आओगे 5, फिर इसमें 5 के बाद ये 6, फिर 2 8 9 और ये 10।
आप अगर मान लीजिए इसका निकाले तो पूरा देखो जोड़ लिए, 2 1 2 3 4 5 6 6 2 8 1 9 और 1 10, तो ये जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये हम अभी टर्मिनोलॉजी आपको बता रहे हैं, हम आपको डिटेल में अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी आपके सिलेबस में हम घुसे ही नहीं है, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी के जाने बगैर आप नहीं जा सकते। फिर उसके बाद एक और होता है मिड वैल्यू। कभी कभी जब ग्रुप दिया रहेगा तो आपको मिड वैल्यू की बात कर देगा। इसको x से ऐसे डिनोट करते हैं, x से लिखते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, मिड वैल्यू निकल जाएगा। 10 और 15 के बीच में 5 का गैप है तो 2.5 बांट दो इधर, ऐसे भी करोगे। 10 और 15 मिलके 25, 25 को आधा करोगे 12.5, 12.5। ऐसे ही अगर इस दोनों को ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 35, 35 को आधा करोगे तो 17.5, फिर ऐसे ही 22.5, फिर आगे देखने को मिलेगा 27.5, ये 32.5 और ये 37.5। ये हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके और ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये मिड वैल्यू निकल गया। अब यहां पर आपको जो है पहला टॉपिक आपका है ये ग्राफिकल मेथड। जब हमको ये निकालना क्या है, मान लीजिए हमने गए और एक फैमिली के ये हम स्टेटस को जानना है। 2 तरह की फैमिली, एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है। इसका भी एवरेज जो है इनकम 5000 है, इसके भी फैमिली का एवरेज इनकम 5000 है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, पहला व्यक्ति कमाता है 3000, दूसरा व्यक्ति कमाता है मान लीजिए ये 5000, तीसरा कमाता है यहाँ पर 2000, चौथा कमाता है यहाँ पर जो है ये 4000, ठीक, और ये कमाता है 5, यह जो है आप देखोगे ये कमाता है 1000। तो इसका फैमिली का मान लीजिए 3000, इसका भी एवरेज आ गया, सबको ऐड करके डिवाइड करोगे 3000। दूसरे फैमिली ऐसा है, इसका भी 3000 आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कमा रहा है यहाँ पर आप देखोगे 15,000 रुपए, दूसरा व्यक्ति नील 0, कुछ नहीं कमा रहा है। इसका भी फैमिली इनकम जो है आप देखोगे 3000 आ रहा है। अब अगर फैमिली दोनों के पूछे कि किसकी फैमिली अच्छी है, किसकी फैमिली में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ये रिसोर्सेज है, तो आप कहोगे कि सर इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो फैमिली ए की स्थिति अच्छी है, क्योंकि हर बच्चा कुछ जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और 3000 जो है इसकी मिड वैल्यू है, सारे डेटा 3000 के आसपास है। बी वैल्यू में आपको कहे कि बी फैमिली के बारे में, तो नहीं, एक आदमी केवल कमा रहा है, बाकी बैठ के खाने वाले हैं, बेकार फैमिली। तो यही गणना करने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए आप सर्वे में इस टेक्निक को फॉलो करते हो और आप निकालते हो सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको पढ़ना है सिलेबस में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको क्या पढ़ना है सिलेबस में, पहला टॉपिक आपको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल टेंडेंसी की माप करना, ठीक। अब इसके मेजरमेंट के लिए 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड हो सकता है ग्राफिकल और दूसरा मेथड हो सकता है यहां पर मैथमेटिकल। दूसरा हो सकता है मैथमेटिकल, पहला ग्राफिकल, दूसरा जो है मैथमेटिकल। अब यहां पर सबसे पहले जब ग्राफिकल मेथड से निकालते हो तो आप ग्राफ बनाते हो और ग्राफ में दोनों लाइन जहां कट करती है उसी से आप निकालते हो। और यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, डेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब फ्रीक्वेंसी दिया हो उसको, उसके मिड वैल्यू को हम क्या इसे जब दिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोगों को यही पढ़ना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का एक जो है रिप्रेजेंटेटिव है जो ग्राफिकल मेथड में आता है। यानी हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ शोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा किस तरह से वितरित है इसको दिखाने के लिए ग्राफिकल मेथड में हम यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि हिस्टोग्राम तो बनता है, हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, यह जो है हिस्टोग्राम ऐसा दिखेगा जैसे एक फैमिली है और उस फैमिली में उसके इनकम
यहाँ पर दिया हुआ है कि किसका कितने लोग कितना कमा रहे हैं, और उसको हमने जो है जैसे मान लीजिए ये डेटा दिया है, इस डेटा से हम लोग जो है हिस्टोग्राम बनाना होता यहाँ पर, तो हम क्या करते, ये जो है इसके वैल्यू से ये क्लास इंटरवल के साथ जितनी वैल्यू है उसको मैच कर देते। जैसे मान लो यहाँ पर आदमी हम लिखे होते A B C D E, ये 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी पहले को 3 ऐसे, ये अगर हिस्टोग्राम बनाना होता तो देखो पहला के ले जाके 3000 पे, फिर हम लोग ले जाते फिर अगले वाले को 5000 पे, फिर जो है ये 2000 पे, फिर जो है आप देखोगे यहाँ 4000 पे, फिर यह जो है 1000 पे, यह हिस्टोग्राम बन जाता। तो यह इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, हम लोग आयत चित्र कहते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक, अब हिस्टोग्राम में जब बन जाता है तो इसके मिड वैल्यू होगा ना, यहाँ ग्रुप डेटा में ये मिड वैल्यू। अब इस मिड वैल्यू को दिखाने के टेक्निक्स हैं। अगर मान लीजिए यह मिड वैल्यू को आपने स्केल से मिला दिया, स्केल समझते हैं ना, जो आप ये मेजर यूज करते हो एकदम स्ट्रेट लाइन में, स्केल से आपने मिलाया तो इसको हम कहते हैं पॉलीगन। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इसी को अगर फ्री हैंड से आप मिलाओगे तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये किस को दिखा रहा है, ये डेटा इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के साथ ये दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए इस डेटा में सोना होता, ये शो करना होता, तो यहाँ 2 3 लिखते और इसका हिस्टोग्राम 1 तक जाता, फिर अगले वाले को 2 तक जाता, फिर 1 तक जाता, फिर ऐसे जो है हम फ्रीक्वेंसी के साथ दिखाते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोग्राम के अंदर जब आप देखोगे इसके हम स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी बारंबारता बहुभुज। और इसी को फ्री हैंड से हम जब मिलाते हैं तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। तो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ध्यान दो, अभी तक देखो जो फ्री हैंड से मिलाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व। लेकिन अब यहां पर अभी तक तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ मिला रहे थे। अगर ये डेटा हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाए तो, अगर यह जो है डेटा हम ये फ्रीक्वेंसी से न बना करके यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाए तो देखिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगर हम बनाएं तो आपको ऐसा कुछ डेटा बनेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। ये यहाँ पर देखिए 2 3 ऐसे हमने लिख दिया, 2 का ये है 3 5 4 5 9 10, फिर ये 11, फिर ये 12, ऐसे हमने लिखा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले को हम अब ये फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं बना रहे, अब बना रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये देखिए इसको हमने इधर लिख दिया है, ये 1 है 2 है 3 4 5 ऐसे, ये या 2 का अंतराल लिखते हैं 2 4, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये होगा 2 4 6 8 10 ऐसे फ्रीक्वेंसी। अब पहला जो है, पहले 2 का ये वाले को फ्रीक्वेंसी कितना है 1, यह जो है यहाँ से उठाया यहाँ पर ये गिर गया। ठीक, फिर उसके बाद 3 वाले को 3 तक जाना है, ये 3 वाले को उठाया 3, देखो 4 से थोड़ा नीचे तक आएगा। फिर उसके बाद ये 4 तक, अगले वाले को 4 तक जाना है और थोड़ा ऊपर जाएगा, अगले वाले को और 5 तक और ऊपर जाएगा, अगले वाले को 6 तक और ऊपर जाएगा, फिर 8 तक और ज़्यादा ऊपर जाएगा, फिर 9 और ऊपर जाएगा, और फिर 10 और ऊपर। यानी ये कंटिन्यूअस बढ़ता ही रहता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है बढ़ता रहेगा। अब इस फ्रीक्वेंसी कर्व के मिड वैल्यू को मिलाते हुए अगर कोई लाइन खींच दो तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर मिड वैल्यू को मिलाते लाइन खींच दो तो एक कर्व बनेगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, ओगाइव कर्व के नाम से। कहीं ओजिव कर्व लिखा होगा, कोई ओगाइव कर्व लिखा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओगाइव कर्व। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसा, ये यहाँ पर हिस्टोग्राम देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, और इसी को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओगाइव कर्व आपको देखने को मिलेगा। ये जो है अगर इसको मिलाते हुए हम खींच दें तो ये आपके लिए ये ओगाइव कर्व हो जाएगा, ओगाइव कर्व। अब ओगाइव कर्व फ्रीक्वेंसी 2 तरह का निकलता है, एक जो है से ज़्यादा और एक से कम।
ये फ्रीक्वेंसी जो है, एक तो हम नीचे वाला फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट किए, देखिए एक तो फ्रीक्वेंसी ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब एक फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता कि एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा वाले में एक को छोड़ के बाकी सबको जोड़ते, फिर 3 से ज्यादा तो 3 वाले को यहां तक छोड़ के बाकी को सारे को जोड़ते, फिर 4 से ज्यादा ये सब जो है हम जोड़ते। ये से कम है और से ज्यादा। अब इसके जब हम दो तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और उसका ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ग्राफ जो है आपको ऐसा ही शो होगा। देखिए वो फोटो अभी, यह जो है एक ग्राफ ऐसे गया है, ठीक, और दूसरा ग्राफ ऐसे कटता हुआ मिलेगा। ये दोनों जहां पर मिलेगा इसी से आपका निकलेगा मीडियन। तो आप देखोगे हिस्टोग्राम से ये या ओगाइव कर्व के इसे आप क्या निकालते हो, मीडियन निकालते हो। तो यह जो है ग्राफिकल मेथड से सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का एक तरीका क्या है, यह जो है आपको देखने को मिला। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाते हैं, उससे सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा वैल्यू निकलता है। जैसे देखो यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें, ये सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपको जो है दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक मैथमेटिकल मीन होता है, मैथमेटिकल ये मिड वैल्यू होगा, और एक पोजिशनल मिड वैल्यू होगा। अब पोजिशनल के अंदर फिर दो ये तरह के आते हैं, इसमें आता है आपकी मीडियन, और यह जो है दूसरा आता है मोड यानी माध्यिका, और आपको जो है बहुलक, जबकि इसके अंदर आता है आपकी मीन वैल्यू, मीन यानी माध्य। तो अब आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकल मेथड से हिस्टोग्राम से कौन सी वैल्यू निकल के आती है, कौन से मीन सेंट्रल टेंडेंसी के कैलकुलेट होते हैं, तो बहुत आसानी से बता दोगे कि हिस्टोग्राम से यह जो है मीडियन कैलकुलेट होता है, माध्यिका कैलकुलेट होता है। वो भी कैसे, फ्रीक्वेंसी कर्व से संचयी परंपरता से निकालते हैं, और संचयी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ओगाइव ये कर्व खींचते हैं, और ओगाइव कर्व के दोनों रेखाएं जहां पर कट करती है तो वो वहीं उसका जो है मीडियन वैल्यू होता है। तो ये तो ग्राफिकल मेथड है, बहुत आसानी से आप दिखा दोगे। दूसरा टेक्निक आता है मैथमेटिकल मेथड, ठीक। मैथमेटिकल मेथड से अगर आपको दिखाना हो तो मैथमेटिकल मेथड में आप दिखाओगे सेंट्रल टेंडेंसी में, इसमें जो है ये मैंने आपको बताया, ये मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन और मोड के रूप में आप निकालते हो, ठीक। मैंने बताया मैथमेटिकल एवरेज, और यह जो है पोजिशनल एवरेज, मीडियन, मोड। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, अब यहां पर आपको जो है अपने फॉर्मूला पे ध्यान देना है। मैंने जो बताया यहां पर फॉर्मूला, सबसे पहले जो है मीन वैल्यू, सबसे ज्यादा सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर करने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है मीन वैल्यू निकालना। मीन वैल्यू का मतलब होता है औसत, एवरेज। जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको ऐड कर लीजिए, और उसमें नंबर, ये जितने आइटम्स हैं उसको ऐड कर लीजिए और नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ था, ये डेटा अगर आपको दिया हुआ था, इसका मीन वैल्यू निकालते तो हम क्या करते, 10 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 3, और जितना सबका आता उससे हम डिवाइड कर देते नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देते। तो मीन, यह जो है मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी यह जो है सम्मिश्रण करते हैं, जितना जो है ये नंबर ऑफ आइटम है, तो यह जो है उसके बाद उसके n से हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, दूसरे इस सीरीज में अगर निकालना हो तब क्या करेंगे, हम सम्मिश्रण करेंगे यहां पर और निकालेंगे fx। fx का मतलब कि ये x हो गया डेटा, और ये f में एक जो दो एक बार आया तो 2 गुणे 1, 3 2 बार आया 3 गुणे 2, 4 एक बार आया 4 गुणे 1, और सबको यहां पर हम जो ऐड कर लेंगे सिग्मा fx, इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का जो है आप देखोगे इसको हम सम्मिश्रण, सम ऑफ कहते हैं, सबका ये जोड़, और यह f का जो है ये सम्मिश्रण,
तो कहीं फॉर्मूला में अगर लिखा रहे सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, या अगर एन नहीं लिखा होगा तो फिर लिखा होगा सिग्मा एफ। ठीक, तो यह जो है ग्रुप डेटा के लिए भी मीन हो जाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी वैसे ही, देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी है और मिड वैल्यू आपने निकाल लिया, तो मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा कर दो, मिड वैल्यू गुणे तो फिर एफ एक्स निकल जाएगा, यहाँ पर एक कॉलम बनेगा एफ एक्स का, और फिर वही फॉर्मूला आप लगा दोगे एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, तो आपको जो है ये मीन वैल्यू निकलेगा। ये कैलकुलेट करने को आपको कभी नहीं देगा, अगर देगा भी छोटे डेटा के साथ जो है ये आपको इंडिविजुअल सीरीज देगा। ठीक, आपको जो है अगर पूछेगा भी तो छोटे डेटा के साथ इंडिविजुअल सीरीज को ही पूछेगा। तो यह आप निकालते हो, ये एवरेज मीन जो है ये कौन सी है, अर्थमेटिक मीन है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन के नाम से। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, जब हमको कोई डेटा ऐसा है जो डबल हर ईयर में डबल होते जा रही है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में आप देखोगे ये दो लोग एक कपल में, एक हस्बैंड और एक वाइफ हुए, फिर उनके चुन्नू मुन्नू तो वो डबल हुए, फिर उनके दो दो तो फिर अब 4 हो जाएंगे, फिर दो दो 4 से वो 8 हो जाएंगे, फिर दो दो 16। तो जब ऐसे श्रेणी में बढ़े तो फिर आप ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं। इसका केवल आपको फॉर्मूला देखना है। ठीक, ये जितना मैंने आपको बताया ये वहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बटे एन ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो आप तब क्या करते हो, इसके लिए फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हैं उसका जो है प्रोडक्ट निकालते हो और उसका आप यहाँ वर्ग ये रूट कर देते हो। रूट निकाल करके आप जो है ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हो। ज्योमेट्रिकल मीन जैसा ही आपको जो है एक और देखने को मिलेगा जिसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। हार्मोनिक मीन जो है आप तब निकालते हो जब आपको एक से अधिक डेटा और वो समय के साथ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के रेशियो में परिवर्तन हो रहा हो, जैसे समय के साथ दूरी में परिवर्तन और उस तरह के डेटा दिए गए हैं, वहाँ पर मीन वैल्यू अगर पूछता है आपको तब आप निकालते हो इस तरह से उसके हार्मोनियस मीन। ठीक, तो ये हार्मोनिक मीन निकालने के लिए है यहाँ 1/1/x, फिर 1 + 1/x2, फिर 1 ऐसे जो है करते करते 1/x9 तक जाएगा, ये xn तक जाएगा। नंबर ऑफ आइटम जितना हो सबको बट्टे में करते जाओ। तो यह क्या दिखाता है, यह जो है इसके परिवर्तन के रेट को दिखाता है। ये मैथमेटिकल मीन था, यानी इसमें सारे डेटा का, ये अगर डेटा दिया गया है A1 A2 A3 A4, तो ये सारे डेटा की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि सारे डेटा को ऐड करना था। दूसरा होता है पोजिशनल मीन। पोजिशनल मीन में सारे डेटा की जरूरत नहीं पड़ता, अगर डेटा की यह जो है वेरिएशन हो जाए तो भी अंतर नहीं पड़ता। इसमें ये इसका मिड वैल्यू का परिवर्तन पे पता चलता है, ये मिड वैल्यू पर कंसंट्रेट करता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम जो है जो डेटा लिए उसी पे आपको समझा दें। हम इसको एरे करते हैं, एरे मतलब क्रम में सजाते हैं, चाहे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। आप जो है इसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको पहले इसका एरे निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 आएगा, फिर 3 और 3, देखो 2 बार है 3 आएगा, 3 से बड़े 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 तो है नहीं, 7 है नहीं, 8 नहीं है, 9, 9 के बाद 10, 2 बार है 2 बार लिख दिए, और 11 एक बार 11 और फिर 12। अब इसको आपने क्या किया, क्रम विन्यासित किया आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसका जो है इस जो सीरीज आप ऐसे सीक्वेंसिंग करके जब लिखते हो तो इसको एरे कहा जाता है। एरे में आपने इसको किया। अब आपको जब मीडियन निकालना है तो बीच वाले वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो। देखो अगर मान लीजिए ये 9 डेटा रहता, नंबर ऑफ आइटम 9 रहता, तो 4 एक साइड छोड़ देते, 4 एक साइड, 8 निकल गए, बीच वाला 1 बच जाता। लेकिन यहाँ पर हमने जानबूझ करके ये ऑड नंबर लिया, ये हमने जो है इवन नंबर लिया है ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो इसमें देखो जब ये आप अलग कर रहे हो तो यहाँ 4 तो एक साइड कर दिए और यहाँ पर 4 एक साइड कर दिए, बीच में 2 बच गए। तो जब 2 नंबर ऑफ आइटम बच जाएंगे तो मिड तो कोई एक ही होगा, मीडियन तो एक ही होगा। अब यह दोनों को ऐड करके तब आप क्या करते हो, 5 + 9 और डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज निकाल देते हो। 9 5, ये आप देखोगे कितना 14, और 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 जो है इसका आ जाएगा मीडियन। तो मीडियन क्या है, पोजिशनल मीन है, बीच की वैल्यू को आप निकालते हो। ठीक है,
तो यहाँ तक ये आपको इसी तरह से जब आपको निकालना होगा ये ग्रुप डेटा के लिए यानी डिस्क्रीट सीरीज के लिए या फिर ग्रुप डेटा में कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो उसके लिए आपके फॉर्मूला दिए गए हैं। जैसे इसमें आप देखो, तब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को n/2 करोगे, n/2 किए, मान लो ये 10 आया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिए, 10 आया, 10 का n/2 का क्या आएगा 5। अब इसमें देखना है 5 है कि नहीं, अगर है तब तो ठीक है, नहीं रहता तो उसके जस्ट बाद वाले को हम लेते। तो अब वह जो है हमारा एक, आप देखोगे ये एक ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप के अंदर ये यहां पर आप जो है इस ग्रुप के अंदर जो है आप इसके वैल्यू को निकाल लोगे, तो इसके लिए आपको दिया गया है। फिर इसी तरह से सेम प्रोसेस अगर मान लीजिए इसमें आपको पूछा, यहां पर देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग, तो कितना आता, 2 1 3 3 6 2 8 9 9 2 11 11 आया। अब 11 में मान लीजिए यहाँ पर 11/2, तो ये कितना आता 5.5। अब 5.5 तो इसमें नहीं है, तो उससे आगे वाला देखो, तो 2 1 3 3 6 वाले को लेते, तो ये ग्रुप हमारा हो जाता मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप में ये वाला क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट। 20 जो है वो आपका कहलाएगा लोअर लिमिट। अब इसके लिए बस आपको फॉर्मूला पे पुट कर देना हो। देखिए यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूले पे पुट कर देना है। पहले तो हमने बताया इंडिविजुअल सीरीज के लिए, फिर हमने आपको डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी n/2 बताया, फिर यहाँ पर आपको जो ये कंटिन्यूअस सीरीज होता है इसी में आपको दिक्कत होता है, तो हमने 20-25 वाला, आप देखो 20-25 वाला ग्रुप आया था और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है मान लीजिए 3 थी। तो हमको क्या क्या लेना है, देखो लोअर लिमिट ये लेंगे, ये वैल्यू n/2 जितना आया था 11/2 तो 11/2, जस्ट जो है प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जिस ग्रुप का आपने लिया है उसके ग्रुप के जस्ट प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद जो है इनटू क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय f, यानी जो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, यानी जिस ग्रुप को आपने मीडियन ग्रुप माना है उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देंगे। आपके लिए क्या जरूरी है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी कैलकुलेटिव पार्ट आपसे पूछेगा नहीं, ठीक। बट आपको ये पता होना चाहिए, याद करने में आसानी होगी कि किसको क्या बोलते हैं। फिर आता है मोड। मोड का मतलब होता है कि जितना बार रिपीटेशन हो रहा है, ये अगर इस सीरीज में आप देखोगे यहां पर ये इसके इस डेटा के अंदर, तो यहां पर अगर हम लोगों को निकालना हो तो देखो कितना आसान है। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट कर रहा है, तो इसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बार अगर ये कर दें तो देखो ये 3, अगर यहाँ एक 3 और ऐड कर देते हैं आसानी के लिए, तो 3 1 2 3 बार रिपीट कर रहा है, 3 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर मान लो कि यह 2 ज़्यादा बार रिपीट किया होता है या 10 ज़्यादा बार रिपीट किया होता है, 10 फ्रीक्वेंसी हो जाता। नंबर ऑफ रिपीटेशन जिसका ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपकी ये मोड वैल्यू हो जाएगी। तो ये मोड वैल्यू यह आपको आसान है, ये डिस्क्रीट डेटा में या फिर जो है आपको इंडिविजुअल डेटा में निकालना। जब आपको कंटिन्यूअस सीरीज दे तब निकालने में दिक्कत होती है, तो निकालने में सेम वैसे ही काम करना है। पहले n/2 निकाले, उसके बाद देखिए यह जो है यहाँ पर ये आपने एक ग्रुप सेलेक्ट किया, ये आपका जो है मोड ग्रुप हुआ। मोड ग्रुप का लोअर लिमिट ये हो गया। अब ध्यान से देखना, इस ग्रुप का ये मीन ग्रुप के पास जो है फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो ये इसको हम लिखते हैं f0 से, तो f0 मतलब इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। एक और टर्म लिखेगा f, ये इसको देखो f, ये f0 f1 और f2 ऐसे। अब समझो f1 को अगर मान लीजिए इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी, तो f0 जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी उस ग्रुप के जस्ट पहले वाले की, f0 का मान 1 लेंगे, और f2 क्या हो जाएगा, जस्ट उसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, उसको हम जस्ट बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, और ये डेटा पे बस उसको यहाँ पर पुट कर देना होगा। ये फॉर्मूले पे आपकी सारा वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर हम लोगों को समय कम है और सारी चीज़ों को रिवीजन करना है, इसलिए हम जो है शॉर्टकट में आपको ये सारी जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वही करा रहे हैं। देखिए यहीं आपके फॉर्मूला दिया हुआ है ना, z = लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी ग्रुप के बारंबारता माइनस फ्रीक्वेंसी ग्रुप के पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाई 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ग्रुप माइनस फ्रीक्वेंसी ग्रुप के पिछले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी ग्रुप के आगे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल। ये जो है इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक, यह किस तरह के है, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए है मोड निकालने को। अच्छा, आपने जो है ये मोड, मीन, मीडियन ये निकाला क्यों, और अगर निकाले तो इसमें क्या संबंध है, इसमें जो है आप तीनों में रिलेशन क्या है। तो देखो, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यह जो है मोड अगर नहीं भी आप कैलकुलेट करो, अगर मान लीजिए ये मीडियन दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से आप मोड निकाल सकते हो ना। मान लीजिए मीडियन दिया हुआ है 5 और मीन दिया हुआ है यहाँ पर 2, तो आपको अगर मोड कोई पूछे तो क्या करोगे आप, मोड निकालने के लिए मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन 5 माइनस 2 इंटू 2, ये 15 हुआ और ये माइनस ये 4 हुआ, घटा दिए 11 आ गया। ठीक, ये संबंध वाले आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं PYQ में, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है। तो आप जो है इस साल ध्यान रख के जाइएगा, ये फॉर्मूला मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, अब सबसे बड़ा प्रश्न आपसे ये है कि अभी तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट किया, क्यों किया, तो मध्य वैल्यू को जानने के लिए। मध्य वैल्यू की उपयोगिता क्यों होती है, तो किसी भी चीज को प्लान करने के लिए हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग कैसे कवर होंगे। ठीक, और ज्यादातर लोग कवर करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर एक ग्राफ आपको नजर आएगा, जैसे यहीं हम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल ग्राफ जब बनाओगे, इसको हम कहते हैं ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसे हम बना दें तो देखो इसका सारा डेटा अगर मीन या यही हो, मीन इसका वैल्यू आ जाए, उसी के बराबर मोड वैल्यू भी आ जाए और उसके बराबर जो है मीडियन वैल्यू भी आ जाए, तब ये नॉर्मल ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तब आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल ग्राफ देखने को मिलेगा। और इसी को कहते हैं ये कुर्टोसिस, कुर्टोसिस के नाम से, यानी यह कितना उतुंग है, कितना उठा हुआ है। अगर मान लीजिए यह जो है एकाएक डेटा में वेरिएशन ज़्यादा हो, ऐसे आए, तो इसको हम कहते हैं लेप्टोकुर्टोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोकुर्टोसिस। और यह जो है अगर ये है तो ये मेसोकुर्टोसिस है, नॉर्मल है तो मेसोकुर्टोसिस। और अगर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि एकदम फ्लैट ऐसे जाए, नॉर्मल से भी कम जाए, तो यह जो है इसको हम कहेंगे प्लेटोकुर्टोसिस। तो आप जो है आंकड़े कितने भटकाव हो रहे हैं उसके लिए कुर्टोसिस शब्द आता है। केवल टर्मिनोलॉजी याद रखना है, ये केवल अगर आपसे पूछेगा तो आपको ये याद, इतना भी याद रहेगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेप्टोकुर्टोसिस, मेसोकुर्टोसिस और प्लेटोकुर्टोसिस। आगे हालांकि नॉर्मल कर्व को हम पढ़ाएंगे तो वहां पर और क्लियर ये आपको पता चल जाएगा नॉर्मल कर्व में ये कैसे ग्राफ आता है। ठीक, तो यहां तक मुझे आपको ये सेंट्रल टेंडेंसी में एकदम मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। अब ये जब आपसे प्रश्न पूछे कि जब पोजिशनल डेटा निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, मीडियन वैल्यू, मोड वैल्यू, और जब अर्थमेटिक ये मिड वैल्यू निकालते हैं तब सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है, मीन। ठीक है, अब यहां पर अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा यहां पर डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता है बिखराव, कितना स्कैटर्डनेस है आपके डेटा में। दो फैमिली हम लोगों ने देखा था ना, एक जो है रामलाल की फैमिली थी जहां सब कोई जो है एवरेज के आसपास कमा रहा था, कोई 4000, कोई 5000, कोई 3000, कोई 2000, कोई 1000। दूसरा श्यामलाल की फैमिली थी जहां पर एक ही व्यक्ति 15000 कमा रहा था और बाकी 4 मेंबर जो है वो 0 रुपए पे थे। तो ये डेटा जो है आप देखोगे सेंट्रल वैल्यू से, जब सेंट्रल टेंडेंसी हम निकाल लिए तो उस डेटा में कितना बिखराव है, यानी वह अपने मानक से कितना ज़्यादा जो है दाहिने या बाएं डेटा कंसंट्रेटेड है। इसके मेजरमेंट के लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है बाबू, डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा। डेटा के बिखराव को मापने का एक टेक्निक्स है कि डेटा कितनी वेरिएशन हो रही है, डेटा में कितनी वेरी हो रही है।
अब जैसे सेंट्रल टेंडेंसी आप निकाले तो सेंट्रल टेंडेंसी आपके पता चल गया, तो उस सेंट्रल टेंडेंसी से डेटा वेरिएबिलिटी कितनी है, डेटा में वेरिएशन कितनी है। अब ये इसी को निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स बनाए गए। यह जो है डिस्पर्सन को जानने के लिए, डिस्पर्सन को जानने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग जो है ये आपको मेथड देखने को। यहां भी दो तरह के मेथड फिर बात करेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड होगा और दूसरा मैथमेटिकल मेथड होगा। ग्राफिकल मेथड में आप लॉरेंज कर्व के साथ आप दिखाते हो डेटा वेरिएशन को, कि डेटा जो है अपने सेंट्रल वैल्यू से कितना जो है वेरी कर रहा है, डेटा वेरिएशन कितनी है। ठीक, यहां पर दूसरा होता है मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक, दूसरा जो है आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिकल वैल्यू। और जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में आपको तीन तरीके से आप सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करते थे, या तो आप मीन निकालते थे, या मीडियन निकालते थे, या मोड निकालते थे। ऐसे ही यहाँ भी डेटा को देखने के लिए तीन तरीके आप अपनाते हो। ये इसको भी देखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हो, जिसमें तीन महत्वपूर्ण हैं, बाकी और दो और हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रेंज। आपको डेटा दिया रहेगा, आपको बताना है कितनी वेरिएशन है। इसके लिए आप क्या करोगे, जो अपर लिमिट होगा उसमें से लोअर लिमिट को घटा दोगे। जैसे इस डेटा का रेंज कितना था, यह जो है इस डेटा का आपको रेंज कितना था अगर हम पूछें। देखिए पहला ही, चूंकि हम ये समय कमी के कारण बार बार चार्ट नहीं बना रहे हैं, उसी डेटा पे आप समझ जाओगे। इसमें जो है अगर इसको रेंज निकालना हो तो सबसे बड़ा वाला कौन था, 12, और सबसे छोटा वाला कौन है, 2। 12 में से 2 घटा दोगे तो ये 10 के रेंज में है। आप जाते हो साड़ियाँ खरीदने, झुमका, कनवाली, अगर आप खरीदने जाते हो तो आपसे दुकानदार क्या पूछता है, रेंज बताइए। रेंज मतलब आप अपना अपर लिमिट बता दीजिए कितना खर्च करेंगे, और एक लोअर बता दिए, उसके बीच का हम दिखा देंगे। तो रेंज जो है डिस्पर्सन मापने का एक मेजरमेंट है, एक तरीका है। बट रेंज में आप देखोगे ना, ये इस बीच वाले डेटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम 3 के जगह पे 4 कर दें, 4 के जगह पे 8 कर दें, 2 के जगह पे 3 कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर केवल हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में छेड़छाड़ ना करें। यानी हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को छोड़ करके बाकी सारे डेटा को भी बदल देंगे, तो डेटा के वेरिएशन में वह बिखराव को सही से मेजर नहीं कर पाएगा रेंज। इस कारण से रेंज को डिस्पर्सन का सही मानक सही मानक नहीं माना जाता है। यह सही तरीके से रेंज जो है इसको शो नहीं करता। तो पहला तो रेंज था, रेंज हम लोगों ने देखा, रेंज की बात तो कैंसिल हो गई। फिर अब इसके बाद आता है क्वार्टाइल डेविएशन। देखो अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को देख रहा था, यह जो है अपर लिमिट और यह जो है लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाने को देख रहा था। अब आता है क्वार्टाइल डिवीजन, चतुर्थांक विचलन। यानी अब हम 4 भाग में, आंकड़े को 4 भाग में बांटते हैं और तब जो है डिविएशन को देखते हैं, तब विचलन को देखते हैं। यानी जो भी डेटा दिया रहेगा उसको अरेंज करेंगे, फिर वो आप देखेंगे Q1 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, उसके बाद जो है हम डेटा को देखेंगे। देखिए एक एक करके यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये मैंने रेंज बराबर बता दिया, लोअर लिमिट में ये लार्ज जो ये वैल्यू है और जो स्मॉलर वैल्यू है, इस दोनों में डिफरेंसेस जब निकालेंगे तो आपका रेंज निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ दूसरा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन में अच्छा ये कोएफिशिएंट ऑफ, अगर रेंज पूछे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में, तो लोअर लिमिट माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो कोएफिशिएंट रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो क्वार्टाइल डेविएशन में हम डेटा को सजाते हैं और Q1 और Q3 वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये डेटा था, फिर से यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 5 6 4 ये 2 ऐसे करके, तो ये चलो हम सजा के ही लिखते हैं 8, ये 7 या 9 11 12 ऐसे हमने लिख दिया। मान लीजिए कि क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 8 आइटम्स हैं। अब यह हमको Q1 निकालना है, नंबर ऑफ आइटम्स 8 ही था ना, और डिवाइडेड बाई 4 कितना आया 2,
तो दूसरे नंबर को हम देखेंगे, पहला दूसरा, ये हो गया हमारा Q1। ठीक, ऐसे ही हमको Q3 निकालना होगा, तो Q3 का फॉर्मूला है, Q3 निकालने के लिए 3n यानी नंबर ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई 4। देखिए 3 और ये नंबर ऑफ आइटम कितने थे, 8 डिवाइडेड बाई 4, कटा यहाँ पर 2, तो ये कितना आ गया 6, यानी छठे नंबर पे जो होगा 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे 9 था, ये हो गया आपका वैल्यू Q4, ये Q3 का। अब जो है इससे जो है आप क्वार्टाइल डेविएशन का ये जब निकालना होगा कोफिशिएंट, तो आराम से निकाल सकते हो। क्वार्टाइल डेविएशन में देखो यही फॉर्मूला है, आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वैल्यू पुट कर देना है। Q3 का वैल्यू आया था 6, ये Q3 का वैल्यू आया था यहाँ 9, Q1 का वैल्यू आया था देखो 3, तो 9 माइनस 3 और फिर जो है 9 प्लस 3, यानी Q1 प्लस ये Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। अब ये कितना आ जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 12, 1/2, 1/2 आपका हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। ये पॉइंट में कर लोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू जो है आपको 0 से 1 के बीच देखने को मिलेगी कि कितना जो है डेटा की वेरिएशन हो रही है। लेकिन इसमें भी आप देखो यह किस डेटा पे आधारित है, केवल और केवल यह जो है जो ये स्पेसिफिक, या तो वह से ये मतलब डेटा के वह या ये हर चौथाई पे जो 25% डेटा है वहाँ, फिर 50% डेटा हो, फिर 75%, बीच के डेटा वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 के जगह पे 1 भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 4 के जगह पे 5, ये 5 के जगह पे 4 भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह भी जो है रेंज की तरह इसकी भी लिमिटेशन है कि ये सारे आंकड़े को नहीं शामिल करता है। आंकड़े के चरम वैल्यू से इसको कोई मतलब नहीं होता, इसको मिटा करके हम 123 कर दें, ये 12 के जगह पे 123 भी कर दे तो आंकड़े को क्वार्टाइल डेविएशन नहीं बता पाएगा। जबकि देखो डेटा बहुत ज़्यादा है, ये वेरी सेंट्रल टेंडेंसी से तो बहुत दूर हो गया ये। तो ये लिमिटेशंस थी क्वार्टाइल वैल्यू की भी। अब इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम लोग लेके आए मीन डिविएशन। तब हम क्या लेके आए, मीन डिविएशन। पहले रेंज आया, रेंज के बाद क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन के बाद आपको देखने को मिलेगा मीन डिविएशन, माध्य विचलन, यानी जो सेंट्रल वैल्यू है उस सेंट्रल वैल्यू से कितना डेटा जो है अलग हो रहा है। तो सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए पहले आपको मीन निकालना होगा। अब मीन में सारे डेटा को आप जोड़ते हो, तो यह जो है मेजरमेंट का टेक्निक्स ठीक था, बट इसके फॉर्मूला में कुछ आपको गड़बड़ी नजर आएगी। देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम। यहाँ x जो है उसकी वैल्यू है और x बार क्या है, जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो इसका यह जो है मीन है। तो मीन से डेटा का कितना डिविएशन हो रहा है से ये वह इसमें चेक किया जाता है। और ये मोड यानी इसमें साइन का सिंबल नहीं लेते हैं, माइनस को नहीं देखा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए एक डेटा है, यहाँ पर इसका x का वैल्यू हम लिख दे रहे हैं 10, 15, 20, 25, ऐसे 30, 10, 20, ऐसा कुछ। और यह जो है अब इसका हम लोगों का एवरेज हम लोगों ने जोड़ करके निकाला, तो ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ये एग्जैक्ट आप निकालिएगा तो पता चलेगा। अब हम केवल एज्यूम कर लें कि चलो मान लो कि इसका आ गया एवरेज मान लो कि 20 आ गया। अब x माइनस एक्स डैश निकालोगे तो देखो 20 में से यहाँ पर 10 में से 20 घटाओगे -10, -5, 0, 5, फिर यहाँ पर आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये 10, ये फिर जो है -10, फिर यहाँ पे जो है 0, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट ये जो है मोड में लेना है। मोड का मतलब होता है केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इस सिंबल का कोई मतलब नहीं। तो सिंबल का कोई मतलब नहीं होने के कारण से यह मेजरमेंट तो सही देता है, लेकिन यह हमारा नॉर्मल ग्राफ जो है, इस नॉर्मल ग्राफ पे डेटा इस ग्राफ के ऊपर स्थित है या इस डेटा के नीचे स्थित है, ये पता नहीं चलता कि निगेटिव जो में आपको यहाँ पर इसकी डिस्पर्सन हो रही है या पॉजिटिव में हो रही है। इसके कारण से चूंकि यह चिन्हों को, यह साइन एंड सिंबल को ये ध्यान नहीं देता है, इस कारण से ये भी इसका लिमिटेशन माना जाता है।
अब इसको दूर करने के लिए आया स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यहाँ ये हमने आपको ये फॉर्मूला दिया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन को यहाँ पर ये मीन डिविएशन का मॉडिफाइड रूप है, यानी यहाँ पर प्लस माइनस सिंबल को भी लेते हैं। ये मीन डिविएशन की तरह ये प्लस माइनस सिंबल को इग्नोर नहीं करता है, बल्कि अपने डेटा कंप्यूटेशन में उसको भी शामिल करता है। तो इस कारण से यह जो है आपको सही वैल्यू देता है यह। अब यहां पर देखिए ये क्या कर, यहां पर आप जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एस का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम अंडर रूट में। बस थोड़ा सा जो है मीन डिविएशन का ही यह जो है और ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें जो है ये मोड नहीं लगा हुआ है, यानी यह साइन को ध्यान में रखता है। इसमें साइन के का प्रभाव पड़ता है इस समीकरण पे। इस कारण से सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि किसी के सेंट्रल टेंडेंसी से अगर आपको डिविएशन निकालना हो तो सबसे बेस्ट मेजरमेंट कौन होती है, सबसे बेस्ट टेक्निक कौन होती है, तो आप कहोगे स्टैंडर्ड डिविएशन। वाई सो? ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स ये डज नॉट अवॉइड द साइन ऑफ डेटा। ये डेटा के चिन्हों को अवॉइड नहीं करता है, यह जो है चिन्हों के डेटा को शामिल करता है और यह परफेक्ट वैल्यू देता है। तो इसकी फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, ठीक। अब जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हो तो उसी स्टैंडर्ड डिविएशन से आप यहाँ पर रिलेटिव मेजर्स निकालते हो, और रिलेटिव मेजर्स को निकालने के लिए आपसे ये प्रश्न पीवाईक्यू का भी है, रिलेटिव मेजर्स में को मापने के लिए कौन से गुणांक यूज किए जाते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेटा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है एक दे करके। मैंने बताया ना कि जब जो छोटे हैं, जैसे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है और यह माध्य दे दिया है और कहा है कि इसको सजा दीजिए, बारिश के आंकड़े दिए हैं, ध्यान होगा आपको ऐसा कुछ दिया है कि औसतन आंकड़ा इतना है और बारिश इतनी सेंटीमीटर हुई है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई यह डिवाइडेड बाई मीन इनटू 100। तो इस आंकड़े पे रख करके और ये आप इससे अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के सहायता से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से क्या मेजर होता है? डिस्पर्सन मेजर होता है। डिस्पर्सन मापने का सबसे बेस्ट मेथड कौन है? स्टैंडर्ड डिविएशन है। जितने अभी तक आपने पढ़ा, आपने रेंज पढ़ा, आपने जो है ये उसके बाद क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ा, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा, आपने मीन डिविएशन पढ़ा, ये सारे जो है ये आप देखोगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। एब्सोल्यूट मेजर यानी निरपेक्ष, यह किसी के आंकड़े के साथ नहीं बताते हैं कि आंकड़ा मेन आंकड़े से कितना डिविएट किया है, लेकिन यह अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप देखोगे ये रिलेटिव मेजर है। तो बाकी सारे जो है वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट के यूनिट से, यह रिलेटिव मेजरमेंट्स का यूनिट है, ठीक। ये ध्यान रहेगा, ये बात आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगी। यहां तक सारी चीजें जो है स्मूथली आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक। अगर ये नोट्स को लेकर के और आप रिवाइज करिएगा और भी आपको जो है चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अब तो हमने डिविएशन देखा। डिविएशन क्या बताता है कि आंकड़े पास पास हैं कि दूर दूर है। अब आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है इंटरेस्टिंग, वो है कोरिलेशन, सहसंबंध। कोरिलेशन का मतलब होता है दो से अधिक स्टैटिस्टिकल डेटा हैं, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा में वेरिएशन से दूसरे डेटा में क्या चेंजेज आते हैं। तो जब दो डेटा हैं और उसमें चेंजेस को देखना है तो ऑब्वियस है कि आप इसमें देखोगे एक डेटा में परिवर्तन से दूसरे डेटा में क्या परिवर्तन आते हैं। तो एक डेटा में जिसमें आप परिवर्तन अपने स्वेच्छा से कर रहे हो, यह इंडिपेंडेंट ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने ऐसा टेबल जरूर देखा होगा जहां लिखा रहता है कि यदि x इफ x इक्वल टू देन y इक्वल टू, और यहाँ पर वैल्यू दिया होगा कि अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगा,
x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगा। ऐसा कुछ जो है आपने मेजर्स देखा होगा। तो इफ x इक्वल टू, यानी x को आप खुद से वैल्यू को इमेजिन कर रहे हो, मान रहे हो, ठीक, खुद से मान रहे हो, तो x को हम क्या कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। यानी इसका जो है कोई जो सर्वेयर होगा, जो आंकड़ा कलेक्ट करने वाला होगा, वह खुद से मेजर्स लेता है, खुद से मापक लेता है, तो यह इंडिपेंडेंट है, यह स्वेच्छा पे आधारित है। जबकि x के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू कितना रखेंगे, उस हिसाब से y की वैल्यू आएगा। दैट्स वाई y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वैल्यू। तो इसी को थोड़ा सा हम और मॉडिफाइड करके कह दें, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट सिग्निफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट डेटा एंड डिपेंडेंट डेटा। दो तरह के यह जो है डेटा है, उसके बीच के रिलेशन को यह बताता है। थोड़ा सा और इसको हम और अच्छे तरीके से करें, कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ये कोरिलेशन दैट ड्यू टू द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाउ कैन डिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन वी वैरी, कि हम इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स में अगर थोड़ा भी चेंजेस करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मॉनसून के कारण से भारत के कृषि, अब यह आप देखोगे ना कि मॉनसून ज़्यादा होगी तो कृषि पे क्या असर है, मॉनसून कम होगा तो कृषि पे क्या असर है। यह जब देखना हो सर्वेयर को तो कौन सा मेथड यूज करता है, कोरिलेशन को यूज करता है, सहसंबंध को यूज करता है, ठीक। अब यह जो है, जैसे मान लीजिए आपके सोना बाबू के साथ है, जितना नंबर ऑफ कॉल्स उतना प्यार बढ़ेगा, जितना नंबर ऑफ कॉल्स कम आएगा उतना प्यार कम होगा। तो कॉल और ये प्यार दोनों के बीच एक रिलेशन है, दो डेटा के, तो इसी को हम देखते हैं, इसको कहते हैं कोरिलेशन। अब कोरिलेशन कई तरह के हो सकता है, ठीक। अब कोरिलेशन जो है ये, अच्छा, कोरिलेशन का उपयोग हम कब करते हैं, सर्वेइंग में, हम डिसीजन लेने के लिए, हम जो है इकोनॉमिक बिहेवियर के ये समझने के लिए, हम जो है रिसोर्स का यूटिलाइज करने के लिए, हम रिसर्च वर्क में काम करने के लिए, यह जो है इसके लिए हम ये कोरिलेशन को निकालते हैं। कोरिलेशन कैसे कैसे होंगे, कई तरह के हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, ठीक। पॉजिटिव भी कोरिलेशन हो सकता है और निगेटिव भी कोरिलेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये जो है यहाँ कोरिलेशन में दो डेटा है, एक नंबर ऑफ कॉल और एक आपके सोना बाबू का प्यार, नया नया आपका प्यार हुआ और यह जो है जितना ज़्यादा कॉल आ रहा है, ठीक, यह हमारा जो है सेंट्रल टेंडेंसी का ये ग्राफ है। अब जितना प्यार, एक बार जो है एक कॉल गया, उधर से भी एक कॉल आया, दूसरा कॉल गया तुरंत आया, तीसरा कॉल गया तुरंत आया, चौथा तुरंत, यानी कॉल से प्यार बढ़ रहा है। ये क्या है, देखो, यह जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है, और पॉजिटिव में भी कैसा, परफेक्ट पॉजिटिव है। यह जो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसकी वैल्यू आएगी एकदम एक बराबर 1+1 आएगी वैल्यू, आगे अभी बताएंगे। यानी एक डेटा गया, हमेशा अनुपात जो है एक आएगा, एक कॉल गया एक आया, एक कॉल गया एक आया, यानी 1/1, हमेशा एक, जितना इनपुट उतना आउटपुट, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। थोड़ा सा और ये प्यार जो है थोड़ा पुराना हुआ। अब देखो ये हमारा ग्राफ है, आपने कॉल किया, उधर से कुछ देर बाद कॉल आया, 1 घंटे के बाद, हाँ बोलो क्या बात है, फिर कॉल किया आपने, फिर हुआ कि हाँ क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, फिर जो है ये कॉल गया 10 मिनट के बाद, फिर अच्छा ठीक है बताओ। अब यह देखो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन थोड़ा डिविएशन है, तो यह जो है आपको कहेंगे मॉडरेट कोरिलेशन, मॉडरेट परफेक्ट कोरिलेशन। फिर मान लीजिए यहां पर और भी ये तीसरा कंडीशन लेते हैं, सोना बाबू को कॉल आपने किया, ठीक, और यह जो है आप कॉल लगाए और यह कॉल जो है शाम को आया, कभी कभी नहीं भी आएगा, फिर आप कॉल लगाए, फिर कभी शाम को आया, फिर कभी दिन में आया, कभी शाम को। यह क्या है, देखो पॉजिटिव अभी भी है, कॉल आ रहा है,
लेकिन यह क्या है, वीक को, यह जो है वीक, यहां पर ये मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन था और ये जो है वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये क्या है, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब यहां पर ये हमेशा ऐसा ही नहीं होता है, कोरिलेशन हो सकता है कि किसी का जो है अलग भी हो जाए। जैसे देखो ये नॉर्मल का ग्राफ है, इधर से जो है अब यहां पर एक बार कॉल गया, कॉल तुरंत जाते ही आपने डायल किया, एक बार रिंग हुआ, अच्छा हाँ हेलो, उसके बाद तुरंत तुम्हारा नंबर ब्लॉक। देखो एकदम परफेक्ट कोरिलेशन, यहां भी परफेक्ट है लेकिन निगेटिव परफेक्ट है। तुरंत फोन किए तुरंत ब्लॉक हुए, तुरंत फोन किए तुरंत ब्लॉक हुए। एकदम देखो एकदम डेटा एक ही पर एक है। ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 1 आएगी। जितनी बार कॉल कर रहे हो उतनी बार ब्लॉक हो रहा है। यह जो है परफेक्ट निगेटिव, इसका परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है। यह जो है परफेक्ट निगेटिव। दूसरा ऐसा ही, आपने कॉल किया, कॉल किए एक बार नहीं ब्लॉक हुए, दूसरी बार किए ब्लॉक हो गए, फिर जो है बाद में कभी ब्लॉक नहीं हुए, 1 घंटे बाद ब्लॉक हुए। ये वैसे ही यह क्या है, मॉडरेट जो है निगेटिव। ये क्या होगा, मॉडरेट निगेटिव। फिर तीसरा होता है, यहां पर देखो निगेटिव तो है लेकिन अभी आपने फोन किया, फुर्सत से आपको जो है याद आएगा तो रात में ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर तो यह जो है अभी भी निगेटिव है लेकिन ये क्या है, वीक निगेटिव है, वीक निगेटिव। अब उसके बाद एक ऐसा आता है कि ये अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कॉल करो, आप सामने आ जाओ, आपको हाँ, यह जो है दोनों में कोई, कभी फोन उठेगा कभी नहीं भी उठेगा, उसको मन किया कर लिया, नहीं मन किया नहीं किया, तो यह नो कोरिलेशन। यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं होता है, स्वार्थी टाइप के लोग निकल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। तब इसमें आंकड़े का कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, कभी आंकड़ा इधर इधर हफेजार्ड तरीका। वैल्यू क्या आएगा, 0। जब वैल्यू 0 हो जाए आपकी तो नो कोरिलेशन। तो जब 0 ये मान आएगा तो इसको कहेंगे नो कोरिलेशन। अब यह जो हम लोग कह रहे थे 1 2 या 1 -1 0, ये क्या है, ये समीकरण से आप यह डिराइव करते हो, डेटा दिया रहेगा, उसकी वैल्यू जितना आएगी उसके हिसाब से यहां पर कोरिलेशन डिफाइन करोगे। ये मैंने चार्ट आपको दे दिया है, कोरिलेशन की वैल्यू +1 से -1 तक होगी। अगर +1 है, एक बार कॉल गया तुरंत रिस्पॉन्स आया, आपने जो है एक बार ये ऑर्डर किया, दूसरे बार उधर से ऑर्डर आया, यह जो है परफेक्ट कोरिलेशन। आपको देखते फोन तुरंत ब्लॉक कर दिया गया, खिड़की पे गए, खिड़की बंद हो गई, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन -1। फिर अगर 0.09 के पास हो, या जो है हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, फिर लो डिग्री कोरिलेशन। जब आपसे कोई फर्क नहीं पड़े, काम निकल जाए, तो वहां पर अब जो है वो आदमी निकल लेगा और फिर क्या हो जाएगा, यहां पर यह जो है नो कोरिलेशन। तो वैल्यू जब 0 आए, तो जब ऐसे भी समझ जाना जीवन में, जिस दिन वैल्यू 0 हो जाए कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक। तो यहां पर नो कोरिलेशन, 0 कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इस कोरिलेशन को निकालने के लिए 2 मेथड यूज होते हैं, 2 अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं। एक मेथड आता है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन, और दूसरा जो है स्पीयरमैन का रैंक साइज रूल कोफिशिएंट, ठीक। कार्ल पियर्सन और यह जो है ये स्पीयरमैन, ये दोनों लोगों ने अलग अलग यह जो है समीकरण पे इन्होंने ये काम किया। देखो इसके लिए यहाँ पर आपका जो है कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला दिया गया है, ये ध्यान से देख लेना, n सम्मिश्रण ऑफ डेटा x, फिर ये सम्मिश्रण ऑफ xy माइनस सम्मिश्रण ऑफ x सम्मिश्रण y, फिर अंडर रूट में। अब ये होता क्या है, देखो ऐसे डेटा आपको दिए रहेंगे, 2 डेटा में तुलना करना है ना, यहां दिया रहेगा, ये एक डेटा दिया रहेगा इफ x इक्वल टू देन y इक्वल टू,
यह मान लीजिए दिया है 5 3 2 1 4 ऐसे 2 5 3 1 2 ऐसे कुछ दिया है। अब देखो यह क्या करना है, यहां पर आप निकाल लोगे एक्स वाई। 5 दूना 10, पंक्तियां 15, 3 दूना 6, 1 एकम 1, 2 तियां 6 ऐसा। और फिर अब क्या करोगे, इस पे डेटा पुट करोगे, इसको ऐड कर लोगे, यहाँ ये x को ऐड कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे, यहाँ y को, यहाँ x y को ऐड कर लोगे। और यही जो है यहाँ पर फिर एक ग्रुप यहाँ बनाओगे एक्स स्क्वायर का, फिर एक बनाओगे एक्स स्क्वायर का, और फिर जो है ये एक्स वाई के स्क्वायर का, और यही वैल्यू पुट करना है। देखो सम्मिश्रण x का आया है, यहाँ रख देना है, सम्मिश्रण जो है y का आया है, यहाँ रख देना है, सम्मिश्रण एक्स वाई का आया है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट कर लाए हो, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, फिर जो है एक्स का जो लेके आया हो उसको स्क्वायर करके ये केवल वेरिएबल्स का वैल्यू पुट कर देना है। केवल फॉर्मूला देख के जाना, फॉर्मूला आपसे पूछ देगा कि यह फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया या किससे संबंध रखता है। अब फॉर्मूला में इसी पे कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगा। हमेशा ये शाश्वत रूल है, ये कभी नहीं भूलना, ये -1 इसका रेंज ही होता है -1 से लेके +1 तक, इसी के बीच वैल्यू आएगा। उस वैल्यू को देख करके आप बता दोगे कि यह जो है निगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, मॉडरेट है या लो कोरिलेशन है, ये आप बता दोगे। तो ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन मेथड है। दूसरा जो है इन्हीं जैसा जो है एक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ स्पीयरमैन का रैंक साइज कोरिलेशन। यहाँ पर जो डेटा दिए रहते हैं पहले उसको हम रैंकिंग करते हैं, एक रैंक वाइज उसको जो है सजाते हैं, और उसके सजाने के बाद जो है हम फॉर्मूला से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहीं पे आपको हम डेटा, ये छोटा सा डेटा ले करके और ये कर लें, मान लीजिए x दिया है, ये y दिया है, ऐसा आपको दिया हुआ है, ये या 2 3 8 4 ऐसा, और फिर यहाँ y का दिया हुआ है 5 1 2 8 हो गया। ये छोटा डेटा ही लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसकी रैंकिंग करेंगे हम, कौन जो है कितने नंबर पे है, तो इसको बढ़ते क्रम में रैंकिंग करते हैं। इसका देखो x के लिए हम रैंकिंग कर रहे हैं R1 और y के लिए कर रहे हैं R2। R1 देखो इसमें ये सबसे छोटा है, इसको 1 नंबर दिए, ये बड़ा है 2 नंबर पे, ये तीसरा नंबर यहाँ दिए, और ये सबसे बड़ा था चौथे नंबर यहाँ दिए, नंबरिंग कर दे रहे हैं। फिर ऐसे ही इसको भी ऑर्डर में सजा दो। पहला नंबर देखो सबसे छोटा है तो पहला नंबर इसको दिए, दूसरा नंबर इसको दिए, तीसरा नंबर यहाँ इसको दिए, चौथा नंबर इसको दिए। ठीक, ये रैंकिंग इसकी हो गई। अब रैंकिंग के बाद यहाँ कैलकुलेट करते हैं डी। डी होता है D बराबर R1 माइनस R2। तो ये कैलकुलेट कर लो। देखो 1 में से 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 3 घटाओगे ये 2। चूंकि ये स्क्वायर करना है तो हमको सिंबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो है यहाँ पर 2 में से 1 करोगे, 1 4 में से 2 2, ये जो है 1, इसका डी स्क्वायर निकाल लिए। यहाँ पर ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखो वैल्यू पुट कर दो 6, ये समिश्रण ऑफ डी स्क्वायर यहाँ पर जो ऐड करके लाए हो इंटू एन नंबर ऑफ आइटम है इसमें, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ आइटम, n स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो है आप इस फॉर्मूले पे इसको पुट करोगे, इसकी भी वैल्यू, चूंकि ये भी क्या है कोरिलेशन की बात कर रहा है, कोरिलेशन हमेशा आपका जो है -1 से लेके +1 के बीच ही आएगा। तो इसका भी सेम वैल्यू या तो -1 आएगा या +1 आएगा या उसके वैल्यू पॉइंट में कुछ आएगा। अब उसी को देख करके आप बता दोगे कोरिलेशन कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, नो कोरिलेशन, अगर 0 वैल्यू आ गया तो नो कोरिलेशन। अच्छा, एक और इसमें फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये आंकड़े जब दिए हों कि यहाँ पर 2 3 8 4 2, अब ऐसा जब अगर हो तो देखो 2 2 बार आ गया, तो रैंकिंग करने में फिर इनको हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको मान लीजिए पहला वैल्यू तो दे सकते थे, लेकिन यह पहला वैल्यू देंगे तो इसको भी पहला वैल्यू देना होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बीच में, ये जो है 1.5 वैल्यू पे है और ये भी 1.5 वैल्यू पे, फिर जो है दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये रही, ऐसे रैंकिंग करते हैं। और उस समय जो है आपके लिए ये फॉर्मूला लगता है,
यह फॉर्मूला जब रैंकिंग रिपीट कर रही हो, 2 और मोर वेरिएबल्स एक ही रैंकिंग पे हो, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो ये कभी कैलकुलेट करने के लिए आपको नहीं देगा, इसके कंसेप्ट लेवल से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, पीवाईक्यूज में। तो स्पीयरमैन का मेथड, कार्ल पियर्सन का मेथड, कोरिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर होगी। बताओ यहां तक इसको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि नहीं आपको? ये कोरिलेशन के मेरिट डिमेरिट्स सारा आप देख लोगे। अब जो है यहां पर सेम इसी तरह का जब कोरिलेशन आप देख रहे थे, कोरिलेशन से ही मिलता जुलता आपको कंसेप्ट एक देखने को मिलेगा, रिग्रेशन। ठीक, कोरिलेशन से ही मिलता जुलता आपको ये क्या देखने को मिलेगा यहां पर, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है, देखो कोरिलेशन क्या दिखाता है कि एक जो है ये दोनों डेटा हमको दिया हुआ है, मॉनसून भी हमारे पास है और यह जो है बारिश का भी, ये प्रोडक्शन का भी डेटा है, और दोनों में क्या संबंध है या नहीं है, मतलब दोनों आंकड़े आपको ऑलरेडी वो घट चुके हैं, घटनाएं घट चुकी है, और तब उसमें आप फंक्शनिंग देख रहे थे, आप क्या लगा रहे थे, कोरिलेशन लगा रहे थे। यानी कोरिलेशन ओनली चेक द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, केवल और केवल जो गिवन टू वेरिएबल्स हैं वह उसके रिलेशन के बारे में देखता है, उसकी चर्चा करता है। कोरिलेशन नेवर ये प्रिडिक्ट फॉर ये एनीथिंग दैट इज अकरिंग इन फ्यूचर, कोई चीज ऐसा हो कि एक आंकड़ा दिया हो और दूसरा नहीं हो, तो उसके लिए कोरिलेशन नहीं लगता, उसके लिए लगाया जाता है रिग्रेशन। यानी एक आंकड़े में अगर बदलाव करें तो एक आंकड़े में बदलाव से दूसरा फ्यूचर आंकड़े में कितना बदलाव होगा, इसका प्रिडिक्शन जब करना होता है तो क्या लगता है, रिग्रेशन। जब फ्यूचर आंकड़े में बदलाव को देखना होगा तो रिग्रेशन। जैसे मान लीजिए हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इस साल बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से कम होगी, तो प्रोडक्शन कितना होगा उस रेशियो में जो पिछले साल हुआ था। तो जब भी आपको ये प्रेडिक्शन करना होता है तो आप क्या करते हो, तब भविष्यवाणी के लिए आप आंकड़े लिखते हो, यहां पर रिग्रेशन। ठीक, ये रिग्रेशन के आप आंकड़े लेते हो। अब यहां पर रिग्रेशन दो तरह की होगी, एक अगर आपको इसको सिंपल रिग्रेशन कहते हैं जब एक आंकड़े दिए हो और दूसरे आंकड़े का आपको निकालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चे का ऊंचाई और वजन का अनुपात, तो दो ही आंकड़े में जब ये आपको प्रेडिक्शन करना हो तो इसको सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। लेकिन आपको दो से अधिक आंकड़े का प्रेडिक्शन करना हो, जैसे उसकी एक बच्चे की ऊंचाई, उसका वजन और उसका उम्र, ये तीनों आंकड़े एक साथ देखना हो, तब आप क्या यूज करते हो, मल्टीपल रिग्रेशन मेथड यूज करते हो। अब रिग्रेशन में लास्ट ईयर जो है आपको एक क्वेश्चन पूछा था इस रिग्रेशन लाइन के बारे में, ये दे करके और पूछा था कि यह फॉर्मूला रिग्रेशन लाइन का है। रिग्रेशन लाइन में इसमें कौन डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये आपके बारे में पूछा था। इसमें क्या क्या है देखो, हमने अभी बोला था ना कि इफ x इक्वल टू देन y इक्वल टू, तो x क्या है, यहां पर x जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। a क्या है, a है कि अगर मान लो x की वैल्यू अगर 0 है, मान लो यहां पर x की वैल्यू 0 है, तो y के यह किस जगह पे कट करता है, ये लाइन जो है किस जगह पे कट करता है, इसको हम a कहते हैं। यानी यह जो है यहां पर आप देखोगे यह इंटरसेक्ट है जब x की वैल्यू 0, ठीक, x की वैल्यू 0 हो तो y, देखो x की वैल्यू 0 की है y, तो यहां पर इस लाइन का यहां पर a आ जाएगा, x 0, यहां पर y कितने यूनिट पे जाके इंटरसेक्ट किया, और इस इंटरसेक्ट में यह स्लोप इस लाइन का कितना बना है इसका मेजरमेंट देता है यहां पर b। स्लोप का मतलब होता है एक डेटा में चेंज से कितना % दूसरे डेटा में चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा कि ये क्लासरूम के बच्चों की ऊंचाई जो 5 फीट के हैं उनका वजन 60 किलो है, अगर वो 5 फीट 1 इंच के हो तो वजन में कितना प्रभाव पड़ा, कितने केजी का, 1 इंच के बदलाव से वजन में कितना हुआ, वही उसी को हम कहते हैं स्लोप। तो b क्या है, ये स्लोप है कि डिग्री ऑफ चेंजेस इन y ड्यू टू वेरिएशन इन x,
जो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें चेंज करने से y में कितना चेंज आ रहा है उसको हम दिखाते हैं b। अब ये जरूरी नहीं है कि यह जो है समीकरण हमेशा ऐसे ही रहे। आपके एग्जाम में इसको बदल के पूछा, कहा कि मान लीजिए, ये तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना, कहा कि मान लीजिए कि अगर y को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहें, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाए, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन ये आपको जो है रिग्रेशन लाइन कैसे हो जाएगी, तो उस समय ये रिग्रेशन हो जाएगी x इक्वल टू a प्लस बी वाई। यही काम हमने कर दिया। यहां पर जो रहेगा उसका वैल्यू निकालना होगा, तो x प्लस बी वाई। अच्छा, ये a b तो अपने से एजम्पशन है ना, तो अगर x इक्वल टू c प्लस डी वाई भी लिख दे तो घबराना नहीं है, तो अपने से आप सिंबॉलिक कर रहे हो ना। यही चीज जो है आपको रिग्रेशन लाइन के अंदर संबंध को दिखाती है। ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ x डिपेंडेंट चर हो और y जो है इंडिपेंडेंट चर हो, तब ये समीकरण कुछ इस तरह के हो जाएगा। तो ये आपको जो है, यहाँ तक आपको मैंने आज आपके साथ बात किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसके दो मेथड होते हैं, और उसमें हमने आपको बताया हिस्टोग्राम के थ्रू आप फ्रीक्वेंसी कर्व खींचते हो और उससे आप जो है मीडियन वैल्यू निकालते हो। दूसरा मैथमेटिकल मेजर होते हैं जिसके अंदर मीन, मोडियन, मोड कैलकुलेट करते हो। फिर दूसरा हमने बात किया कि जब सेंट्रल टेंडेंसी निकल जाता है तो हम वेरिएबिलिटी को देखते हैं, वेरिएशन को देखते हैं। वेरिएशन में हमने सारे समीकरण की बात किया, उससे बनने वाले प्रश्नों की बात की, और फिर वहाँ पर हमने आपको बताया कि दो तरह के वहाँ भी मैथमेटिकल और ग्राफिकल मेथड यूज किए जाते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम लॉरेंज कर्व का यूज करते हैं, और मैथमेटिकल मेथड में हमने आपको बताया रेंज का, मीडियन मीन डिविएशन का, क्वार्टाइल डिविएशन का और स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं। लेकिन ये जितने चारों हैं डिविएशन के, यह आपको दो है, ये रिलेटिव मेजर्स को नहीं देते हैं, ये एब्सोल्यूट मेजर्स को देते हैं। रिलेटिव मेजर्स निकालने के लिए हम वेरिएशन कोफिशिएंट निकालते हैं या मीन कोफिशिएंट निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से कोरिलेशन को बारे में देखेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन क्या है, मॉडरेट कोरिलेशन क्या है, कब उसको नो कोरिलेशन कहेंगे, पूरे वैल्यू के साथ मैंने चर्चा की। और फिर लास्ट में किसी डेटा के प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए हम रिग्रेशन लाइन को देखते हैं, और उस रिग्रेशन लाइन के बारे में हमने चर्चा किया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की आपकी सारी बातें अब कंप्लीट हो गई होगी। आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, इसका सेकंड मेथड के अंदर जो बची हुई चीज़ें हैं उसको भी हम आपके पास पहुँचा देंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कोई मन में प्रश्न हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बात करेंगे तो उस सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।